यहां भारत में रहने वाले कुछ लोग क्यों चाहते हैं जो पड़ोसी देशों में हो रहा है वो यहां भी हो। हमने देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के मुंह से नहीं सुना है क्या कि भारत में भी बांग्लादेश हो जाना चाहिए। दिक्कत किसको है? दिक्कत उनको है जो विपक्ष में है, और इसीलिए ये ऐसी बयानबाजी की जा रही है। सबसे आसान तरीका है किसी भी देश को खराब और बर्बाद करने के लिए कि कह दो कि लोग असंतुष्ट हैं। हर देश में, अमेरिका जैसा देश भी, एक असंतोष वर्ग होता है। उस वर्ग को लोग उकसाकर, केरोसिन डालकर देश में आग लगाने की साजिश देश में लगातार की जा रही है। एक प्रधानमंत्री वो चट्टान बन के खड़ा हुआ है। अगर तानाशाही ऐसी होती तो क्या उन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, बात करेंगे हाल फिलहाल भारत के आसपास के जो देश हैं वहां क्या हो रहा है। यह सिलसिला म्यांमार से शुरू हुआ, फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल, और इसके अलावा अगर आप देखें दर्शकों तो जो पाकिस्तान है वहां भी क्या हाल है। वहां की सेना देश को चलाती है, वहां कब प्रधानमंत्री बदल जाए किसी को नहीं पता। और अब लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि केवल भारत, उसके चारों तरफ जो देश हैं वहां जो हो रहा है, ऐसा क्या है कि पिछले 11 सालों से एक प्रधानमंत्री, एक सरकार वो लगातार सत्ता में बनी हुई है। और ऐसा नहीं है कि यह तानाशाही है, 3 बार इस देश की जनता ने उसको चुना है। लेकिन अब यहां इस देश में रहने वाले कुछ नेता उन देशों का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? ये जेन जी वाले जो ये युवा हैं, ये सोशल मीडिया की जो उपज हैं, ये कैसे इस तरह से सड़कों पर आकर के खुलेआम किसी देश की संसद को आग लगा सकते हैं? प्रधानमंत्री आवास को, राष्ट्रपति भवन को, वहां के मंत्रियों को, ये कौन लोग हैं? ये किसकी शह पर हो रहा है? अरे लाख आप कहिए कि भ्रष्टाचार, लाख आप कहिए कि तानाशाही। अगर तानाशाही ऐसी होती तो क्या उन पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता था? यह कौन सा तरीका है? लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं आप, यह क्या तरीका है? अब लोग बड़ी दुहाई दे रहे हैं। देखिए वहां के युवा परेशान थे, हैरान थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके साथ में क्या हुआ। अरे आप जो कर रहे हैं वो क्या है? सवाल यही है। यहां भारत में रहने वाले कुछ लोग क्यों चाहते हैं जो पड़ोसी देशों में हो रहा है वो यहां भी हो। उनके बयान देखिए ना आप। वो कहते हैं कि क्रांति जब भी लाई जाती है युवा ही लेकर के आते हैं, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप पहले कई प्रयास कर चुके, आपने किसानों को आगे किया, आपने देश का जो अल्पसंख्यक समाज है उसको आगे किया, सीएए एनआरसी को ले लीजिए आप। सवाल उठ रहे हैं दर्शकों, और सवाल यही है कि कैसे एक प्रधानमंत्री वो चट्टान बन के खड़ा हुआ है, और जो आसपास के देशों में हो रहा है वो ये लोग भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? और अगर कर रहे हैं तो फिर यहां कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मेरे सहयोगी प्रकाश है मेरे साथ। प्रकाश भाई, सवाल यही है, पिछले 11 सालों से एक सरकार जिसको 3 बार लोकतांत्रिक तरीके से इस देश की जनता जनार्दन ने चुना है, नंबर अलग हो सकते हैं, उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो आज भी पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है, क्या आमने सामने की लड़ाई में आप देखिए ना, भानुमति का पूरा कुनबा जुड़ने के बावजूद भी आप उसको नहीं हरा पाए, तमाम नैरेटिव चलाने के बावजूद भी आप उसको नहीं हरा पाए। तो क्या ये जो अब यहां के नेताओं की भाषा शैली है, जिन्हें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पाकिस्तान के प्रवक्ता बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? राहुल जी, एक चीज तो है कि भारत के आस पड़ोस को देख लीजिए, पहले म्यांमार, श्रीलंका, फिर बांग्लादेश,
इन सब देशों में जो कुछ भी हुआ, तब तक हमारे यहाँ एक ऐसा वर्ग है, नेताओं का झुंड है, उनके समर्थकों का झुंड है, उनके प्रवक्ता है, जिनकी ये इच्छा रही कि अरे यहाँ भी काश हो जाता। जैसे शेख हसीना के प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुछ लोग घुसे, प्राइम मिनिस्टर के कपड़े लोग लहरा रहे थे ढाका की सड़क पर। उसको लेकर लोगों ने कहा कि स्त्री के कपड़े आप लहरा रहे हो, और उन लोगों को यहाँ के बैठे पत्रकार और नेता भगत सिंह बता रहे थे क्रांतिवीर बता रहे हैं। कि ये क्रांति है, ये तो मतलब खुली आंखों से उस क्रांति का क्या हुआ? उस क्रांति से बांग्लादेश में सब कुछ ठीक हो गया ना, सब कुछ बहुत, तो सारे दंगाई थे, गुंडे थे, सड़क के गुंडे और आवारा कुत्तों का झुंड जब सड़कों पर होगा हजारों की झुंड में, आप उसको क्रांति कह देते तो माफ करिएगा, अपनी आंखों की रतौंधी का इलाज करिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। बांग्लादेश की हालत धीरे धीरे वही होने जा रही है राहुल जी, जो पाकिस्तान की हालत है। दाने दाने को तरसेगा, दुनिया का कोई देश व्यापार नहीं करेगा, और आपकी हालत वही होगी, फिर आपको भी आतंक वाला कारखाना ये खोलना बिल्कुल पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है कि पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी और जो वहां के सरकार के जो मंत्री हैं, वो ढाका में जाकर के आईएसआई के एजेंट वो ढाका में जा रहे हैं, वहां के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उनका क्या प्लान है, क्या उनका तरीका है, हम नहीं जानते। अगर हम जानते नहीं तो हम क्या बताएंगे, लेकिन लोग जा रहे हैं, ये तार जुड़ रहे हैं। अब बांग्लादेश को कल को अगर हम ठोकें, दुनिया हमसे बोलने आएगी। ये आईएसआई के लोग, पाकिस्तान मिलिट्री के लोग, जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, वहां से जो बांग्लादेश का बॉर्डर जुड़ता है, जो चिकन नेक वाला इलाका है, उन सब इलाकों में ये लोगों को ले जा करके वहां वो दौरे करवा रहे हैं। वहां कोई गार्डन है? आईएसआई के लोग, पाकिस्तानी आर्मी के लोग उस इलाके तक जा रहे हैं जो बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, और बहुत ही नाजुक जगह कह लीजिए भारत के लिहाज से, वो वाला हिस्सा हमें नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। और इसी बीच वहां जो बैठा हुआ है अंतरिम प्रधानमंत्री, उसने क्या क्या बकवास किया है आपने भी सुना है। हम लोग विषय से विषयांतर हो जाएंगे। अब बांग्लादेश के जो क्रांतिवीरों को, वही मैं कह रहा हूँ कि जो कह रहे थे कि सारे भगत सिंह हैं, वो सारे के सारे दंगाई थे। वही लोग नेपाल में जब वो लोग संसद जला रहे हैं, प्रधानमंत्री की वाइफ को, पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ को जिंदा जला रहे हैं, कह रहे ये जेनजी है। जेनजी क्या होता है राहुल जी? जेनजी जैसी कोई चीज नहीं होती, और जो जी है वो जी ऐसा है कि आप मरते रहिएगा, आप मरते रहिएगा। वो आपको ग्लास से पानी उठा करके देने वाले लोग नहीं है, वो इंस्टा चलाने वाले लोग हैं। वो इंस्टा पर रील पहले देखेगा, पानी बाद में देगा। आप उससे ये उम्मीद कर बैठे हो कि देश में कुछ खराब हो रहा है तो वो जेनजी स्टेप ले लेगा, होता ही नहीं है ऐसा। सबसे आसान तरीका है किसी भी देश को खराब और बर्बाद करने के लिए कि कह दो कि लोग असंतुष्ट हैं, लोग नाराज हैं, छात्रों में आक्रोश है, और भीड़ को पागल बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी है राहुल जी। भीड़ को बस थोड़ा सा माचिस चाहिए, वो क्या कहते हैं, चिंगारी चाहिए, और यहाँ तो लोग केरोसिन और माचिस दोनों हाथ में लिए घूम रहे हैं, और रोज कहा जा रहा है कि ये बम है, वो बम है, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमने देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के मुंह से नहीं सुना है क्या कि भारत में भी बांग्लादेश हो जाना चाहिए। हाँ, अभी जो नेपाल हो रहा है तो लोग कह रहे हैं ये देखिए युवा क्रांति, ये युवा क्रांति है, हमारे यहाँ भी ऐसा हो जाना चाहिए। बहुत सारे इंटरनेट पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग कह रहे हैं। जो बुद्धिजीवी, जो ये लोग हैं, जो उनको क्रांतिवीर बता रहे हैं, जो उन्हें कह रहे हैं कि देखिए यही देश को बदलेंगे, देश के हालातों को बदलेंगे, ये संभव कैसे है? कैसे जी ये सारा प्रयास कैसे होता है? देखिए एक सिंपल चीज मैं आपको बता दूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, या फिर चलिए मैं पढ़ा लिखा हूं बहुत, ठीक है जी, लेकिन मैं ईमानदारी से कोशिश नहीं कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि हर नौकरी केवल सरकार देती है? हमको अगर हमारा पेट पालना है तो हमको सरकार पर निर्भर रहना चाहिए, सिस्टम पर निर्भर रहना चाहिए कि कोई आएगा मेरा हाथ पकड़ के हमको नौकरी दे देगा, हमसे काम करवा लेगा, या फिर कुछ मेरी भी जिम्मेवारी है, मेरा पेट है ना भाई, तो वो कैसे चलेगा ये हमको सोचना पड़ेगा कि नहीं सोचना पड़ेगा। लेकिन एक नेता आता है, वो नेता रोज मेरे से कह रहा है कि तेरे को सरकार नौकरी नहीं दे रही, तू तो बड़ा काबिल आदमी है, तेरे को सरकार नौकरी नहीं दे रही, और मैं रोज अपने घर में सो रहा हूं।
पढ़ लिख के डिग्री रख के रोज घर में सो रहा हूँ, ईमानदारी से कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमको ये बताया जा रहा है कि तुम बड़े काबिल हो, सरकार तुमको नौकरी नहीं दे रही और तुमको सिस्टम की वजह से काम नहीं मिल रहा। और एक ऐसा समूह है, झुंड है, जिसको ये यकीन दिलाने की कोशिश है कि आप कोशिश करें ना करें, नौकरी तो आपको मिलनी ही चाहिए। और फिर हमको एक दिन लगता है कि अरे मैं तो बड़ा काबिल हूं, मुझे सरकार नौकरी नहीं दे रही, तो चलो सड़कों पर आग लगाते हैं, आग लगा के नौकरी लेते हैं। हर देश में राहुल जी, हर देश में, अमेरिका जैसा देश भी, एक असंतोष वर्ग होता है। उस वर्ग को लोग उकसाकर, किरोसिन डालकर देश में आग लगाने की साजिश देश में लगातार की जा रही है। ऐसी कई कोशिशों को भारत नाकाम कर चुका है। हमारे एनएसए कह लीजिए या हमारी सुरक्षा एजेंसीज कह लीजिए, उनकी दूरदर्शिता कह लीजिए, कि हमने उनको नाकाम किया है। राहुल जी, अभी हाल फिलहाल आप अपने देश के नेताओं का बयान सुनो, उसमें कहा जा रहा है बस 6 महीने, बस 6 महीने, ऐसा क्या हो जाएगा। और उसी बीच फिर ये याद करो कि वो जो हम लोग पहले भी बात किए कि पुतिन का प्रधानमंत्री से कार में मिलना 45 मिनट चीन की धरती। राहुल जी, कुछ ऐसा बड़ा हो रहा था जो मुझे ये लगता है कि फिर केजीबी को लगा, रशियन अथॉरिटीज को लगा, राष्ट्रपति पुतिन को लगा कि हमें ये शेयर करना चाहिए, और वो शेयर होता है प्रधानमंत्री से। प्रकाश भाई, क्या आपको और ये उसके लगता है तुरंत कि बाद उस घटना, क्या आपको ये लगता है कि पुतिन ट्रंप की जो मुलाकात हुई पहले अलास्का में, उसके बाद में पुतिन साहब पहुंचे चीन की धरती पर, जहां देश के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसमें यह है कि 10 मिनट तक प्रधानमंत्री का इंतजार किया पुतिन साहब ने। दोनों के लिए अलग अलग गाड़ी थी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट अलग अलग था, लेकिन पुतिन साहब ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी मेरे साथ में मेरी गाड़ी में बैठ करके चलेंगे। 10 मिनट तक इंतजार करना, फिर वो उसी गाड़ी में आकर के बैठते हैं। 45 मिनट तक वो गाड़ी पार्किंग में खड़ी रहती है, जहां दोनों नेता बातचीत करते हैं। तो ये क्या आपको लगता है कि वहां से कुछ कान में फूका गया? और वो देखो ना, कुछ चीजें जैसे, मतलब क्या करोगे, कनेक्ट द डॉट्स जिसको कहते हैं। आप ऐसे सोचिए कि वो मीटिंग होती है ढाका में, एक हत्या होती है, बताया जाता है एक सीआईए का एजेंट है जो सीक्रेट मीटिंग्स के लिए दुनिया में कुख्यात है, और उसको अमेरिकी एजेंसी अपने कब्जे में ले लेती है। उस लाश का पोस्टमार्टम तक नहीं होता है, और प्रधानमंत्री मोदी उस बैठक के बाद भारत आ जाते हैं। और उस बैठक के बाद नेपाल का बवाल आपको देखता है कि चरम पर चला जाता है, और नेपाल के बवाल के बाद अचानक से डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहने लगते हैं, मोदी इज माय फ्रेंड, मोदी इज माय ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज ग्रेट कंट्री। ये डेड इकोनॉमी से ग्रेट कंट्री तक ये जो सफर है, ये सफर आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता है? कोई आदमी इतना फ्लिप कैसे हो सकता है? आप अभी कह रहे थे कि अरे मेरे को मतलब नहीं हो, तो डेड इकोनॉमी है, अब कह रहे हो ग्रेट कंट्री है, हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, पीछे से ट्रेड टॉक्स भी चल रही हैं। एक मतलब देखिए, पता नहीं दुनिया के सामने कभी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन राहुल जी, ये बड़ा एबनॉर्मल सा है। यहाँ लोग गिनती कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप रोज सीज फायर की बात कर रहे थे, अब डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की भी बात नहीं कर रहे। और इसी बीच देश के अपोजिशन के नेता मलेशिया जाते हैं, मलेशिया से लौट के आते हैं तो अब म्यांमार वाली खबर आ जाती है कि ये पूरा का पूरा नैरेटिव जो देश में खेला जा रहा है, यानी ये कहां से आ रहा है राहुल जी? क्या ऐसा है कि एक वक्त पे एक सिस्टम को लगा कि शायद वो कुछ कर सकता है भारत में, और उसने कोशिश की, और उस कोशिश के बाद जब पुतिन और मोदी की मुलाकात होती है, भांडाफोड़ होता है, तो उसके बाद लगता है कि बहुत उम्मीद करने की जरूरत नहीं है, मामला बहुत एस्केलेट हो रहा है, खराब हो रहा है। तो उन्हीं लोगों ने ला करके एविडेंस दे दिया हाथ में कि भाई साहब, ये आपके यहाँ ये चल रहा है, ये जो टूल किट चल रहा है, ये देखिए म्यांमार में बना हुआ है, और म्यांमार से इसके तार जुड़े हुए हैं, ये रिपोर्टर है, ये सीएनएन में काम करती है, साउथ एशिया देखती है, ये देख लीजिए, ये पूरा केस है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पर मैं आपसे बता रहा हूं कि क्या ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि देश में सब कुछ खराब है, सब कुछ बर्बाद है, और आप ही वो आदमी हो जो जाकर के अमेरिका में ये भी कहते हो कि अमेरिका और यूरोप को भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए।
प्रकाश भाई, ये जो कह रहे हैं ये तो आज से तो नहीं कह रहे हैं, ये तो पिछले 11 सालों से कह रहे हैं। जब तो अरे सरकार में आए भी नहीं थे प्रधानमंत्री मोदी, उस समय तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो ये तो जो बड़ा एक वर्ग है ये तो तभी से कह रहा है कि पहले गुजरात को बर्बाद किया, अब देश को बर्बाद करने की तैयारी है। पहले दिन से आप देखिए ना, 2014 से 2019 तक का सफर, फिर 2019 में उससे भी बड़ी जीत हो जाती है। क्या कुछ नहीं कहा जाता है यहां? इस देश के नेता क्या कुछ नहीं कहते हैं? कुछ भी हुआ, पहलगाम हुआ, उससे पहले पुलवामा हुआ, उनका यह कहना है कि यह सब कुछ क्रेडिट लेने के लिए कराया जाता है। तो उनकी तो बुद्धि पर क्या ही बात करोगे आप। लेकिन सवाल तो यही है प्रकाश भाई कि जो 11 साल में नहीं कर सके, अब उन्हें क्या लगता है कि यही आखिरी मौका है? अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि गृह मंत्री हमारी संसद में ये कह चुके हैं 20 साल तक वहीं बैठोगे जहां बैठे हो। ऐसा नहीं है राहुल जी कि अभी नहीं तो कभी नहीं। आप देखो ना, प्रयास तो लगातार जारी है ना। एक चीज छोड़ते हैं तो फिर दूसरी चीज पकड़ते हैं। हाँ, और वो सारी चीजें वैसी हैं जिसमें आपको विकास, डेवलपमेंट, ऊपर जाती चीज तो नहीं दिखती है, उसमें डिस्ट्रक्शन ही दिखता है। कोई अच्छी चीज जो हाल फिलहाल देश के ऑपोजिशन ने की हो, अच्छी बात की हो, अमेरिका से लौटते हैं लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद तो जाति की बात करने लगते हैं। उससे पहले अडानी कर रहे थे, और अब कह रहे हैं कि मलेशिया से लौटे तो कह रहे हैं और भी बड़ी बात है। तो सवाल तो हर बार यही है ना कि आप कभी अच्छी बात करते हो क्या? क्या अभी कभी सृजन की बात करते हो, कुछ बनाने की बात करते हो, कुछ रचनात्मक बात करते हो? आप हमेशा डिस्ट्रक्शन की बात करते हो। आप हमेशा बर्बादी, तबाही, आग लग जाएगा, ये हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, देश की इकोनॉमी डेड है, यही तो बात करते हैं आप। आपके जो इलेक्शन कैंपेन्स हो या फिर जो आपका भाषण हो, अगर उसमें पॉजिटिव बातें ढूंढने जाए आदमी तो क्या मिलेगा उसमें? आप सिवाय इसके जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को जो गाली देते हो, हर अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी करती है, आपके भाषण में सृजनात्मक क्या है, पॉजिटिवनेस क्या है? निकालना मुश्किल काम है। लगेगी, डंडे मारेंगे, युवा सड़कों पर उतरेंगे, अभी देखना क्या होगा, ये मतलब समझ से परे है। प्रकाश भाई, सवाल ये है कि जहां आपकी सरकारें हैं, आप एक तो कोई उदाहरण पेश कीजिए, करके दिखाइए ना। दे दीजिए भाई। आप ये कहते हैं कि भाई हिमाचल मॉडल दिखा दीजिए लोगों को, लोग सड़कों पर हैं। अरे एक राज्य में तो कोई ऐसा उदाहरण पेश कीजिए कि देखिए यहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है, यहां सब सरकारी नौकरी पर हैं, सभी को रोजगार है, यहां गरीबी बिल्कुल भी नहीं है, यहां का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे हाई है। एक में तो करके दिखाइए। अरे भाई, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, बने तो उनके पास गुजरात मॉडल था। कल को योगी आदित्यनाथ इस देश में कुछ बड़ा करेंगे तो उनके पास यूपी का मॉडल है। राहुल गांधी के पास कौन से स्टेट का मॉडल है? कर्नाटक का मॉडल है। बताएंगे देश को कर्नाटक का क्या मॉडल है, समझाइए ना देश को। एटम बम, हाइड्रोजन। हिमाचल के मॉडल के बारे में बताइए, जहां आपका चीफ मिनिस्टर सरकारी काम करने वालों, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को वो नहीं दे पाते, वेतन नहीं दे पाते, तरह तरह की स्कीम लॉन्च करते। तो कोई मॉडल हो ना आपके पास कि भाई हमने वही काम जो हम देश को बता रहे हैं वो काम हमने फलाने राज्य में कर दिया, वहां देखो बहुत सफल है, हम ये देश में करना चाहते हैं। आपके पास है ये? आप केवल तू तड़ा गाली गलौज की राजनीति करते हो और ऐसा लगता है कि आप सच में कहीं कुछ तो उलझ गए हो, कि मतलब इस लेवल के प्रपंच का हिस्सा आप हो गए हो जहां लोग आप पर ये शक कर रहे हैं कि अरे आप बताइए, पीटर नावेरो अमेरिका का, वो हमारे यहाँ ब्राह्मण्स पर बात कर रहा है कि इंडिया के अंदर ब्राह्मण्स का कल्चर। आप समझो राहुल जी। हाँ भाई, विदेश में क्या मतलब है? यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़े, दलित, उनके बारे में क्या जानते हैं वो लोग? वो अमेरिका जो खुद ब्लैक एंड व्हाइट से आज तक निजात नहीं पाया, वो ब्राह्मण्स को टारगेट कर रहा है कि इंडिया का सिस्टम ब्राह्मण चला रहे हैं। अच्छा, तो ये नैरेटिव आप ये वहां से शुरू कर रहे हो, कल को सारे अखबारों में लिखा जाने लगेगा और फिर आप देश में जाति का नैरेटिव सेट कर दोगे कि बाप रे बाप, ब्राह्मण इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर आपको जाति भी केवल इस देश की 80-90% आबादी में ढूंढनी है।
बाकी की जो अल्पसंख्यक आबादी है आपको उसमें जाति भी नहीं ढूंढनी है। तो ये प्रकाश सब भाई, कुछ ये बहुत सोशल ऑब्वियस मीडिया लगता है पर राहुल जी। देखिए लेकिन ना, फिर दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसा हो गया बीजिंग के अंदर, चीन के अंदर, जिसके बाद मुझे लगता है कि बहुत कुछ बदला है, या फिर वो शक्तियां जो हैं वो इतनी आसानी से हाथ, वो कहते हैं ना, हथियार नहीं डालती। नहीं तो ये सारे जितने मुद्दे हैं जिसको देश के ऑपोजिशन लेकर के उड़ा है, आपको लगता है कि इस देश में ऐसे नेता हैं जिनको इतनी समझ है और वो इतना नैरेटिव सेट करने के काबिल हैं? बिल्कुल नहीं। उनको बताया जाता है कि भाई साहब राफेल फेल हो गया, अब ईवीएम पकड़िए। भाई साहब अब ईवीएम फेल हो गया, अब सुनिए, अब नया पकड़िए, अब अडानी अडानी पकड़िए। प्रकाश भाई, अब ये जेन जी को लेकर के जो बातें की जा रही हैं यहाँ भारत में भी, देखिए ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके ये जातीय संघर्ष हमें देखने को मिलता है, आपने देखा होगा। और इसी बाबत जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो तो कई बार ये कह चुके हैं, ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, ये बंटवारा करना चाहते हैं। ये क्या यही तैयारी की जा रही है? राहुल जी, तो कामयाब कल तो हमने नहीं हो एक पा और रहे हैं। तस्वीर आपको बताई थी। हम लोगों ने कल एक और तस्वीर पर बात की थी, जिन नेताओं के साथ जो कुछ हुआ है उन पर भ्रष्टाचार के जबरदस्त आरोप, और बताया ये भी जा रहा है, एक नैरेटिव ये कि नेपाल की जनता उनसे बड़ी त्रस्त थी। हाँ, मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री या जो बड़े राज्यों में चीफ मिनिस्टर्स हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ, उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है राहुल जी। निजी तौर पर कोई भ्रष्ट नहीं है वो। जिन लोगों पर आरोप है वो तो दूसरी ही तरफ के लोग, जिन पर परिवारवाद का आरोप है। तो वो जो कहानी है कि भाई शीशे का घर जिनका हो वो पत्थर न फेंके, तो जब ये खेल आप खेलना चाहते हैं तो फिर इस बात को सोचिएगा कि जो व्यक्ति एक जगह बोलता है कि हम रात में 8 बजे आएंगे और 8 बजे ये बोल देता है कि सुनो, कल जितने हमारे सफाई कर्मी हैं उनके सम्मान में हम लोग सीटी और थाली बजाएंगे, और पूरा देश थाली पीटने लगता है राहुल जी। वो आदमी हमारे आपके पैसे बैंक में रहते हैं और हमसे आपसे कह देता है कि सुनो, एक दिन में 2,000 निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं निकलेगा, एटीएम से वही निकाल सकते हो, हमारा आपका पैसा बैंक में बंद है और हम आप लाइन में लगे हैं। लेकिन देश ने चू तक नहीं किया। कोई और प्रधानमंत्री होता तो उसकी सरकार चली जाती। तो ये लोग जो जेंजी वाला खेल खेलना चाहते हैं, नेपाल वाला, फिर उनको ये समझना चाहिए कि देश में एक लीडर ऐसा है जो केवल एक आवाज पर थाली पिटवा देता है और पूरा देश अपने घर के दरवाजों से निकलकर थाली पीट रहा होता है। नरेंद्र मोदी इस तरह के लीडर नहीं है। लेकिन जब आपको वो खेल खेलना है तो जरा उस नेता के बारे में समझ लीजिएगा कि अगर मूड खराब हुआ और उस नेता ने कुछ ऐसा कह दिया जो खेल आप खेलना चाहते हैं, तो फिर इस देश की जेनजी आपका क्या हाल करेगी। तो वही बात है वो जो मैं कह रहा था कि जिनके घर शीशों को हो, दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारते, अपना घर पहले बचाइए। तो दर्शकों, बिल्कुल साफ है, पिछले 11 सालों से एक सरकार, एक प्रधानमंत्री लगातार वो जनता की पसंद बने हुए हैं। दिक्कत किसको है? दिक्कत उनको है जो विपक्ष में हैं, और इसीलिए ये ऐसी बयानबाजी की जा रही है। ये बार बार जो ऐसे तरीके लेकर के आते हैं ये लोग, केवल इसी काम के लिए, देश के प्रधानमंत्री पर कोई आरोप चस्पा किए जाए, ये माहौल बनाया जाए। क्या क्या प्रयास नहीं किए गए? अभी भी वही प्रयास किए जा रहे हैं। ये वोट चोरी, वोटों की डकैती, ये इसकी स्क्रिप्ट लिखने वाले विदेशों में बैठे हैं। तथ्य सामने आ रहे हैं। लेकिन देश की जनता जनार्दन जो लगातार एक पक्ष को मजबूत कर रही है, वो जनता जनार्दन का विवेक ही है। जो पड़ोसी देशों में हो रहा है, यहां भारत में लाख कोशिशें करने के बावजूद नहीं हो पा रहा है। दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।